गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आपका स्थानीय क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ह्यूमिडिटी चार्ट। तो ह्यूमिडिटी चार्ट में कुछ टर्म्स होते हैं हमारे, ठीक है ना। कौन कौन से टर्म्स होते हैं, ड्राइबल टेम्परेचर क्या होता है, वेटेबल टेम्परेचर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसका साइकोमेट्रिक चार्ट हम लोग कैसे देखते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं कि ड्राइबल टेम्परेचर क्या होता है, तो ड्राइबल टेम्परेचर को अगर हम लोग सिंपल सी भाषा में बोले तो ड्राइबल टेम्परेचर हमारा जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, इसको हम लोग ड्राइबल टेम्परेचर क्या बोलते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी टेम्परेचर लेंगे, मेजर कर रहे हैं एम्बिएंट का टेम्परेचर, तो ड्राइबल टेम्परेचर लेते हैं। अब जब ह्यूमिडिटी चार्ट होता है, तो ह्यूमिडिटी चार्ट होता क्या है कि अगर हमको किसी भी चीज का कोई मॉइस्चर, अगर हमको किसी भी एयर की ह्यूमिडिटी निकालनी है, तो हमको दो चीजें पता होनी चाहिए, ड्राइबल टेम्परेचर पता होना चाहिए, वेटेबल टेम्परेचर पता होना चाहिए, तो हम एयर की ह्यूमिडिटी निकाल देंगे। तो सबसे पहले जो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है उसमें ये रहता है कि यहाँ पर जो आपका एक्स एक्सिस में जो रहता है, ये आपका ड्राइबल टेम्परेचर रहता है, और वाई एक्सिस में जो रहता है आपका, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रहती है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गई, ये आपका एक्सिस में, और ये आपका जो है, ये आपकी जो होती है सेचुरेशन लाइंस होती हैं, ये, ठीक है ना। ये आपकी हो गई सेचुरेशन लाइंस, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग इधर की तरफ मूव करते हैं, मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, तो हमारी जो, अगर मैं इधर की तरफ मूव करूंगा तो मेरा क्या है, सेचुरेशन जो है की तरफ ज्यादा जाएगा। ये मेरी, जैसे कि ये मेरी मान के चलो 100% सेचुरेशन लाइन है, ये मेरी 100% सेचुरेशन लाइन है। ये 90 है, ये 80 है, 70 है, 60 है, और ये मेरी क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, ठीक है ना। तो ये साइकोमेट्रिक चार्ट होता है, जिसको हम लोग फर्दर आगे स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो, हम लोग को अगर कोई भी पूछे कि ड्राइबल टेम्परेचर क्या होता है, कभी भी हम लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ऑडिटर की कर रहे हैं, कभी भी हमको कहीं पर भी पूछा जाए कि ड्राइबल टेम्परेचर क्या होता है, ड्राइबल टेम्परेचर वो होता है जो एयर टेम्परेचर मेजर करते हैं विदाउट कंसिडरेशन फॉर ह्यूमिडिटी। ये रिप्रेजेंट द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ एयर, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ एयर का रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टेम्परेचर होता है वो होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर को जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो वेट बल्ब टेम्परेचर आपको नापना है, पहले तो मैं बताता हूँ कि मेजर कैसे करते हैं, और दूसरा उसका कंसेप्ट क्या होता है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे ही मेरा थर्मोमीटर है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, कॉटन लगा दी, मतलब इसके ऊपर मैंने कॉटन से, और उसको मैं घुमाता गया, मैंने उसको घुमाया, मतलब एटमॉस्फेयर में घुमाया। तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी हमको टेम्परेचर मिलता है, वेट बल्ब टेम्परेचर मिलता है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर को अगर हम लोग मान के चलो, जैसे कि ये मेरी कॉटन है, ये मेरी कॉटन है, ये मेरी कॉटन जो है, ये मान के चलो ये मेरी कॉटन है, और ये मेरी वेट कॉटन है। कौन सी गीली कॉटन है, ठीक है ना, ये मेरी वेट कॉटन है। अब क्या होगा, अब हीट ट्रांसफर होता है। एक्चुअली वेट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है कि एयर जो है ठंडी होगी, एयर की जो जो सराउंडिंग एयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है ना, और इस कपड़े का टेम्परेचर कम होगा। तो क्या होगा, जब ये एयर अपनी हीट इस कपड़े को दे देगा, तो इस कपड़े से जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगा। जब रिमूव हो जाएगा तो एयर का टेम्परेचर कम होगा, जो एयर का जब टेम्परेचर कम होगा, ये तब तक हीट ट्रांसफर होगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया था एयर में और वाइट जो कॉटन का जो टेम्परेचर उसमें। तो जिस टेम्परेचर पे आपका एवोपरेशन कंप्लीट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर। तो इसलिए एयर क्या है, अपनी हीट लूज करती है, इसलिए हमारा जो टेम्परेचर आता है वो क्या आता है, वेट बल्ब टेम्परेचर आता है। अब जनरली अगर आपको वेट बल्ब टेम्परेचर नापना हो सीमेंट प्लांट में, तो जनरली क्या होता है, अगर आपको वेट बल्ब टेम्परेचर किसी भी सीमेंट प्लांट में नापना हो, तो आप कैसे नापेंगे। मान के चलो अगर आपको ड्यू पॉइंट कई बार कैलकुलेट करना होता है आपको, तो स्टैक पे अगर मान लो आपको ड्यू पॉइंट निकालना है, तो ड्यू पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेट बल्ब टेम्परेचर चाहिए। तो आप क्या करना, आप सिंपल तरीके से लेना, आप स्टैक पे जाना, अगर आपको आरएबी स्टैक का चाहिए, आप आरएबी स्टैक पे जाना, वहां पर आपने क्या करना, अपना ये रखना, कपड़ा रखना, कॉटन रखना, ठीक है ना। कॉटन को रखकर उसमें आरटीडी पे, एक आरटीडी लेना, आरटीडी आपकी आरटीडी हो गई, इस आरटीडी को आपने कॉटन डाल दिया, ठीक है ना, जो कॉटन को गीला करके आपने स्टैक में डाल दिया। अब क्या करना है, जो आपने इसको स्टैक में डाल दिया, उसके बाद उसको डिजिटल थर्मामीटर से कनेक्टेड कर देना। किससे कनेक्टेड कर दोगे, डिजिटल थर्मामीटर। उसके बाद ग्राफ बनाना। अब आपको क्या पता चलेगा कि जब टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर सडनली पहले इंक्रीज होगा, फिर होल्ड होगा, फिर इंक्रीज होगा। तो जब ये मेरा मान के चलो टाइम है और ये मेरा टेम्परेचर है, तो क्या होगा, इनिशियली आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, और फिर होल्ड होगा,
और फिर सडनली होगा। तो ये जो जब होल्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। समझ में आया? इसको बोलते हैं। तो जब आपका टेम्परेचर होल्ड हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेट बल्ब टेम्परेचर। तो जनरली क्या होता है कि अगर हमको ड्यू पॉइंट निकालना होता है तो फ्लू गैसेस में आपका जनरली वेट बल्ब जो, अब जैसे कि अगर मान लो साइकोमेट्रिक चार्ट में ड्यू पॉइंट निकालना है तो मेरे को जनरली ये जो लाइंस है ये वेट बल्ब की है, ठीक है ना। ड्यू पॉइंट अगर मैं किसी को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल जाऊंगा और ये निकाल लूंगा। तो ये जो मेरा हो गया ये ड्यू पॉइंट हो गया। तो जो ड्यू पॉइंट होता है वो हमेशा वेट बल्ब टेम्परेचर के इक्वल होता है या उससे लेस देन होगा, ठीक है ना। वो हमेशा ज्यादा नहीं होगा। ड्यू पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे आपका फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ पेपर किसमें कन्वर्ट हो? लिक्विड में हो। तो जनरली जो फ्लू गैसेस का हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर निकालते हैं उसके आसपास ही आता है ड्यू पॉइंट भी। तो आप इस तरीके से कोई भी सेट का आप लोग करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका जो ड्यू पॉइंट रहता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि आपकी सराउंडिंग ह्यूमिडिटी कितनी है। अगर आपकी सराउंडिंग की ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आपकी जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो भी चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आपका गैसेस में मॉइस्चर कितना है। अगर आपका गैसेस में मॉइस्चर ज्यादा है, मतलब आप जब वाटर स्प्रे कर रहे हो ज्यादा, तो भी आपकी ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है आपके सेचुरेशन पे, डिपेंड करता है ये कैसा रहता है। तो ये तो हमारा टेम्परेचर हो गया कि अब इसको थोड़ा सा जो टेक्निकल भाषा में जो लिखा जाता है कि वेट बल्ब टेम्परेचर टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय थर्मामीटर कवर्ड इन अ वेट क्लॉथ एक्सपोज टू मूविंग एयर। इट रिफ्लेक्ट्स द कूलिंग इफेक्ट ऑफ evaporation, provides the indication of humidity. The wet bulb temperature is always equals to lower than the dry bulb temperature और due to the cooling effect of evaporation. तो जो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है वो हमेशा ज्यादा हो सकता है, उसमें हमेशा कम हो सकता है, उसके इक्वल होता है। वो कभी भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर से ज्यादा नहीं हो सकता। अब आता है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करता हूँ तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दो टर्म्स है। जब मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करता हूँ, ठीक है ना। अब तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ये मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। अगर मैं आपको कर्व में दिखा रहा हूँ ये सब मेरे क्या है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। अब इस साइड पे मैं चला जाऊंगा तो ये है मेरा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है केजी ऑफ वाटर पर केजी ऑफ ड्राई, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट रहती है टेम्परेचर के, जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ रेशियो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर कंपेयर टू मैक्सिमम अमाउंट द एयर कुड होल्ड एट द सेम टेम्परेचर। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एयर कितना मॉइस्चर होल्ड कर रही है, ठीक है ना, और उसी पे वो कितना मैक्सिमम अमाउंट उसके रिलेटिवली कितना होल्ड कर सकती है, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ये परसेंटेज क्या आती है कि हमारी मतलब जैसे 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो इसका मतलब है इसमें सेचुरेशन के लिए भी कितना पढ़ना पड़ेगा? ये 55% दूर है अपनी। अगर मान लो मेरी 50% 45% आ रहा है तो ये 55% मेरी आर एस से दूर है, ठीक है ना। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं ह्यूमिडिटी के ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि इसमें लिखा है कि वार्मर एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर सो द सेम ह्यूमिडिटी विल रिजल्ट द लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट हाइयर टेम्परेचर। जो वार्मर एयर है वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, सो द सेम ह्यूमिडिटी विल रिजल्ट द लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट हाइयर टेम्परेचर। अगर मान के चलो मैं इधर की तरफ जाता हूँ, अगर मान के चलो ये मैं ड्राई बल्ब इधर की तरफ टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा आर एच है हमेशा घटता जाएगा। ये हमेशा याद रखो। अगर मैं अनटिल अनलेस किसी भी एयर को वाटर के कांटेक्ट में नहीं लाता हूँ, हमेशा एक कांटेक्ट, हमेशा एक फंडा याद रखो, अगर एयर में कभी पानी की कांटेक्ट में नहीं आएगी तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन चलेगा कर। कैसे चलेगा? स्ट्रेट लाइन चलेगा। लेकिन अगर वो पानी के कांटेक्ट में आ गई तो वो टुवर्ड्स सेचुरेशन जाएगी, उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो ये कहने का कोशिश कर रहा है। अब आता है कि अगला कंसेप्ट आता है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है केजी ऑफ वाटर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये आपकी हो गई आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। 0.0 और ये हो गई आपकी। तो हमको अगर मान लो अगर हमको किसी भी ह्यूमिडिटी निकालनी है तो हमको आइदर वेट बल्ब पता होना चाहिए, ड्राई बल्ब पता होना चाहिए। अगर मान लो हमको वेट बल्ब टेम्परेचर निकालना है तो हमको हमेशा साइकोमेट्रिक चार्ट में दो चीजें पता होना चाहिए, तभी हम लोग तीसरा अननोन निकाल सकते हैं। अब आता है कि कंसेप्ट ऑफ ड्यू पॉइंट। तो कभी भी किसी का भी ड्यू पॉइंट निकालना हो तो आपको क्या करना है, ये चार्ट है मेरा, ठीक है। इस चार्ट में आपको क्या करना है, आपको ऐसे चलना है हॉरिजॉन्टली और सीधा सीधा आपको, अगर मान लो आपका पॉइंट यहाँ है और यहाँ पर आप सीधे सीधे से कूल कर दोगे उसको वर्टिकल ले आओगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ड्यू पॉइंट आ जाएगी। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट रिप्रेजेंट विच एयर बिकम सैचुरेटेड विद मॉइस्चर लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू कंडेंसेशन। तो अगर मैं इससे नीचे चला जाऊंगा, इस टेम्परेचर पे जाऊंगा,
यहाँ चला गया, अगर मान लो मैं इधर की तरफ चला गया तो मेरा क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग ड्यू पॉइंट बोलते हैं। इट इज द टेम्परेचर एट विच द एयर मस्ट बी कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर मॉइस्चर कंटेंट फॉर इट इज 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब आता है कि इसमें एक और जो टर्म्स होते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होते हैं और स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होती है। तो अगर आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम पता होना चाहिए, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होती है, ये आपके जो पर्पल लाइन दिखा रहे हैं ये क्या है अपनी स्पेसिफिक एंथैल्पी, और ये आपका जो लाइन दिखा रहा है रेड कलर का ये क्या है अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम है। अब देखो ये है मेरा साइकोमेट्रिक चार्ट। अगर मान के चलो मेरे को दो पैरामीटर पता है, अगर मान लो मेरे को पता है कि मेरा 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है मान के चलो इस पॉइंट पे, और मेरा 40 डिग्री सेंटीग्रेड वेटेबल टेम्परेचर है, ठीक है ना। अगर मान के चलो मेरे को इस पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकालनी है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में कैसे निकालूंगा, ऐसे निकालूंगा। अगर मुझसे कोई बोलता है कि वेटेबल टेम्परेचर निकालना है, तो वेटेबल टेम्परेचर में कैसे निकालूंगा, ये होगा। कोई मुझसे पूछता है कि ड्यू पॉइंट निकालना है इसी पे, तो ड्यू पॉइंट कैसे निकालूंगा, आप सीधे 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 क्या होगा, ये ब्यूटी है केमिकल इंजीनियरिंग। तो ड्यू पॉइंट कितना आ गया आपका, 11 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको क्लियर होनी चाहिए, साइकोमेट्रिक चार्ट हमको कैसे सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे कि हमको दिया है कि आउटसाइड एयर टेम्परेचर, इसका मतलब हमको क्या दिया है, ड्राइबल टेम्परेचर दिया गया, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी दी गई है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमको दी गई है 60% दी गई है। तो यूज द साइकोमेट्रिक चार्ट टू डिटरमाइन द एयर प्रॉपर्टीज। तो हमने क्या किया, 60% पे गए हम लोग, 60% पे गए हम लोग, और 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे गए। तो हमने सबसे पहले यहाँ देखा तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आ गई, इसके यहाँ गए तो बट वो आ गया वेटेबल टेम्परेचर, यहाँ गए तो वेटेबल टेम्परेचर आ गया, इसके यहाँ हॉरिजॉन्टल गए तो मेरे को क्या आ गया, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ गए। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आपको कभी भी साइकोमेट्रिक ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट आता है तो आपको साइकोमेट्रिक का फंडा क्लियर होना चाहिए। अब आता है कि जैसे कि एयर प्रॉपर्टीज हमको पता चल गई, तो हमको ड्यू पॉइंट पता चल गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर पता चल गया। अब इसमें क्या होता है कि दो तीन कंसेप्ट होते हैं, जैसे सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब तक एयर अनटिल अनलेस, अगर एयर कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएगी वाटर के, ये समझ के चलो, अगर एयर जब तक एयर कांटेक्ट में नहीं आएगी वाटर के तो क्या होगा, वो हमेशा, अगर मान लो अगर आपको बोले कि कभी भी अगर आपको, मतलब आपको कभी भी, जैसे कि अगर आपको बोले कि आपको एयर हीट करनी है, तो आपको हीट, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ रूम का, रूम में अगर आपने हीटर चला दिया, ठीक है ना, तो रूम में जब आप हीटर चलाओगे आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नहीं चेंज होगी, लेकिन आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगी। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया ना हीटर चलाकर, तो क्या होगा, आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया। तो मैंने बताया था ना कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर मैं हीट करूंगा, तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ से जाएगी, आपकी 100% जो इस इधर की तरफ जाएगी। अगर मैं अपोज करता हूँ, ठीक है ना, अपोज करता हूँ कि मैं टेम्परेचर कम करता हूँ, तो क्या होगा, मैं समझ लो मैंने आपका कूलर की एयर चलाई, ठीक है ना, तो मैं कूलर की एयर चला रहा हूँ, तो रूम में कूलर चला रहा हूँ सर, मैं रूम में कूलर हवा चला रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, आप अब देखो इसमें दो चीजें हैं, जैसे मैंने बोला कि रूम में मैं कूलर चला रहा हूँ तो कूलर ठंडा हो रहा है, तो वहां टेम्परेचर होने पे जो रूम की ह्यूमिडिटी होगी वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नहीं चेंज होगी। लेकिन जो एयर कूलर में कांटेक्ट में चले गई, जो एयर आपकी सराउंडिंग एयर थी, जो वाटर से कांटेक्ट में आई, तो उसकी ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगी, उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगी एयर की। लेकिन जो रूम की रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो आपकी बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू पुरानी, लेकिन उसकी रूम की जो पहले एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वो सेम रहेगी। तो ये फंडा रहता है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव, जब एयर कांटेक्ट में आएगी पानी के तब जाकर उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी चेंज होगी। अनटिल अनलेस उसका कर्व हमेशा, अगर वो हीट करेगा तो टूवर्ड्स ऐसे जाएगा, कूल करेगा तो टूवर्ड्स ऐसे जाएगा, कभी भी आपका ये नहीं जाएगा। अब जैसे कि इसके ऊपर हम लोग एक दो सवाल देखते हैं, तब जाकर आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आता है कि जैसे कि ये है, इसमें क्या किया हम लोगों ने, टेम्परेचर T2 था उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया है। अब इस केस में क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया एयर का, उसका इनिशियल इन्होंने कंडीशन दे दिया कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेट बल्ब दे दिया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया है। अब मैं उसको 70 पे लेके गया, जब मैं 70 पे लेके जाऊंगा तो मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी, जब मैंने बोला हीट करने पे। तो उसने पूछा कि नया ह्यूमिडिटी कितना होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर कितना होगा। तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ गए, 2 पॉइंट पे गए, 2 से 3 पे गए, तो मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आ गई, 37% आ गई, कितनी हो गई, 58% पे आ गई। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं।
अब इसमें अब ये आपसे पूछ सकता है कि आपने कितना हीट दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की जो एंथैल्पी का है डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब आता है कि साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द एयर एज द एयर टेम्परेचर फॉल्स बिलो द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब आता है कि कंसेप्ट ऑफ कूलिंग। तो जब भी आपको कूलिंग का कंसेप्ट आए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट पॉइंट से यहाँ जाना है, ठीक है ना। आपने सबसे पहले जो भी आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी उसको आप 100% पे लेके जाइए। उसके बाद आपका यहाँ से ये जो प्रोसेस होगी ये कूलिंग की हो गई, तो कर्व आपका ऐसे जाएगा, समझ में आया। तो ये आपकी हो गई कूलिंग की प्रोसेस, तो इसे हम लोग बोलते हैं कूलिंग। ठीक है ना, इस पे एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तब आपका जो और समझ में आएगा। जैसे कि एयर का 50 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है और 32% रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया हुआ है। वो एंटर्स करता है कूलिंग कॉइल ऑफ डी क्लीन हीट पंप सिस्टम में एंड कूल टू अ टेम्परेचर ऑफ 18 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कितने टेम्परेचर पे कूल करता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल करता है। इफ द ड्राइंग रेट दिया हुआ है इतना इतना, डिटरमाइन द किलोवाट ऑफ रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, इसने सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो पॉइंट आपको आपको समझना पड़ेगा। पॉइंट वन क्या है, मॉइस्ट एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर 32% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये पॉइंट वन हो गया जिसका 32% रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया और 50 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, एंटर द कूलिंग कॉइल ऑफ डीह्यूमिडिफिकेशन क्लीन सिस्टम एंड कूल टू अ टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करता है। तो जब वो यहाँ पर आएगा, वो यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद में कब तक किया, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल किया, तो ये आपका आ गया 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से लेते हैं यहां तक, उसके बाद उसने क्या किया, उसने वापस से क्या किया, ठीक है ना। अब एंटर द कूलिंग कॉइल हीटर सिस्टम एंड कूल टू टेम्परेचर ऑफ 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका हो गया। तो आपको अगर मान लो टोटल हीट निकालनी, कितना आपने हीट लूज किया, मतलब हीट कितना हो गया कूलिंग में, तो आप क्या करोगे, यहाँ का जो एंथैल्पी होगा और यहाँ का जो एंथैल्पी होगा, इन दोनों का जो एंथैल्पी है इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, उससे आपका टोटल आपका जो हीट है वो आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्लियर होता है। तो ये आपके जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आप देख लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब ऐसी स्टेप 4 है, कैसे कैसे हम लोग इसको, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा अपने को क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही स्टेप 5 ये होगा। अब आता है कि एक और, जैसे कि आता है कि आउटसाइड एयर एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड है जैसे कि, और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, is to be conditioned by cooling and reheating so to bring to the comfort zone with exit temperature of 24 डिग्री सेंटीग्रेड and 53% RH। ठीक है ना। तो वो ये पूछ रहा है कि आपकी जो आउटसाइड एयर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी, 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, ठीक है ना। अब उसको कूलिंग ठंडा किया गया, ठंडा करने के बाद वो एयर जो 100% सेचुरेटेड हो जाती है। अब उसको वापस से रीहीट करते हैं, रीहीट करने के बाद क्या होता है कि जो उसका जो टेम्परेचर होता है ये होता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड 53%। तो वो पूछ रहा है कि एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिमूव, हीट रिमूव एंड अमाउंट ऑफ हीट एडेड। तो सबसे पहले तो आपने कितना मॉइस्चर रिमूव किया, कितना हीट रिमूव किया और कितना हीट ऐड किया, तो इसको हम लोग सबसे पहले इसमें करेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले वन प्रोसेस पे आपका कितना था, वन प्रोसेस जो थी आपका, आपको कंडीशन क्या दी गई है वन पे, वन पे दी गई 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 35 डिग्री की ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया, ये आपका हो गया, अगर मान के चलो ये हो गया मेरा, ये मेरा 35 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया और ये 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। तो सबसे पहले जब वो 100% सेचुरेशन पे जाएगी, तो अभी भी आपका वाटर के कांटेक्ट में नहीं आया, लेकिन ह्यूमिडिटी चैम्बर से पास हुई है, तो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आई है, तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन जाएगी, कूल किया हम लोगों ने, फिर उसका डीह्यूमिडिफिकेशन हुआ, फिर हमने इसको हीट किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसने पूछा है कितना हीट ऐड किया, उसके बाद आपका करना पड़ेगा, आपको इनका जो क्यू कूल होगा इन दोनों की एंथैल्पी करना पड़ेगा, क्यू हीट में इन दोनों की एंथैल्पी का आपको हीट डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये प्रोसेस पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आता है कि कंसेप्ट ऑफ एवोपरेटिव एंड एडिबेटिंग कूलिंग। अब एवोपरेटिव एडिबेटिंग कूलिंग में क्या रहता है कि जो एयर रहती है, जैसे कि एयर है, सराउंडिंग की एयर है आपकी, ठीक है ना। अब ये क्या किया, ये कूलर है मेरा,
अब जो कूलर क्या करता है, अभी मेरे कूलर में पंप पानी फेंकता है, तो एयर जो होता है एवोपोरेटिक कूलिंग में कांटेक्ट में आ जाती है पानी के। अगर एयर हमेशा पानी के कांटेक्ट में आ गई तो आपका कर्व जो जाएगा वो हमेशा ऐसे जाएगा। अगर ये है मेरा, ये है, तो आपका जो कर्व जो जाएगा वो ऐसे की तरफ जाएगा 100, क्योंकि जब एयर हमेशा वाटर के कांटेक्ट में आएगी ना तो आपका मास ट्रांसफर होगा। उस केस में क्या होगा कि एयर अपने आप को 100% सेचुरेशन करने की कोशिश करेगी, जब हाइड्रेट सेचुरेशन करने की कोशिश करेगी तो वो टुवार्ड्स कैसे जाएगी, 100% सेचुरेशन की लाइन पे जाएगी। तो जब भी आपको एडियाबैटिक कूलिंग लिखा हो, एवापोरेटिक कूलिंग लिखा हो, तो आप हमेशा सोच लो एक साइकोमेट्रिक प्रोसेस इन्वॉल्व कूलिंग ऑफ एयर विदाउट हीट लॉस और गेन, सेंसिबल हीट लॉस बाय द एयर इज कन्वर्टेड इनटू लेटेंट हीट एडेड इन द वेपर। जो सेंसिबल हीट लॉस करता है एयर जो हो गया अब एयर जब कांटेक्ट में आएगी पानी के, तो जो हीट लॉस करेगा एयर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाती है उसके वाटर वेपर में। ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक कूलिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एडियाबैटिक कूलिंग। तो ये कंसेप्ट होता है आपका एडियाबैटिक कूलिंग में। अगर किसी को इंटरेस्टेड हो तो ये बहुत अच्छा दिया है आपको, हेमन ब्लू किताब है आपकी केमिकल इंजीनियरिंग में, उसमें आपको ये अच्छा दिया हुआ है। जैसे कि आपको एक न्यूमेरिकल फाइल दिया हुआ है कि रिफरिंग टू फिगर 21, एयर एट स्टेट पॉइंट 1 65 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया है, 57 डिग्री सेंटीग्रेड वेट बल्ब टेम्परेचर दिया है। एक्सपीरियंस अ ड्रॉप ऑफ 3 डिग्री सेंटीग्रेड एज इट पास थ्रू 1.2 मीटर वाइड स्टिक और लुम्बर। जब वो पास होती है 1.2 मीटर वाइड स्टिक और लुम्बर से तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड का ड्रॉप होता है। डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एट द स्टेट पॉइंट 2 एंड कंपेयर देम विद दिस सेट पॉइंट 1। तो वो कह रहा है कि आप जो एयर 2 पे जो प्रॉपर्टी थी उसको कंपेयर करो पॉइंट 1 से। ठीक है ना। अब इन्होंने दे दिया कि एयर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, डिटरमाइन द ड्राइंग रेट पूछा है। ये पूछा है तो ये सारे इन्होंने प्रॉपर्टीज दे दी हैं। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि 1 पे थी, कितना ड्रॉप हुआ, 3 डिग्री सेंटीग्रेड का ड्रॉप हुआ, इसका मतलब वो टुवर्ड्स गया, क्योंकि वो किसके आगे, लुम्बर में, वो वाटर के कांटेक्ट में आई। तो इसने पूछा कितना हीट लॉस हुआ, तो एयर की जो प्रॉपर्टीज होगी 1 पे आप निकाल देना कितना ह्यूमिडिटी था, 2 पे कितना ह्यूमिडिटी था, और कितना लॉस हुआ वो आप भी निकाल सकते हैं। अब आता है कि एडियाबैटिक सैचुरेशन और एवापोरेटिक कूलिंग। वो भी वापस से जैसे कि आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है कि इनलेट एयर जो होती है वो वाटर स्प्रे होता है, उसके बाद जो आउटलेट ह्यूमिडिटी होती है आपका रहता है, ये एयर वॉशर यूनिट है, आपको एयर वॉशर यूनिट वहां पे मिलेगी, टेक्सटाइल यूनिट। तो उसमें भी यही प्रोसेस होती है आपकी, क्या होती है, एवोपरेटिव कूलिंग जो होती है वो प्रोसेस होती है कि आपकी एयर घुस रही है, एयर फिल्टर घुस रही है, नोजल पानी गिर रहा है, वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, वाटर इनलेट हो रहा है, वाटर आउटलेट हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद जो हवा है ये पंखा है जो आउटलेट में कोल्ड एयर को लेकर जा रहा है, इससे हम लोग फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं लोअर से टेम्पर से। तो ये आपका जो प्रोसेस मिलेगी आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मिल जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एवोपरेटिव कूलिंग बोलते हैं। तो ये जो सारी जो चीजें हैं ये जो आप गो थ्रू करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो आज के लिए जो ये है, ये जो मेन जो पढ़ाया है इसको देखना। कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट में डालना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैंने टॉपिक इसलिए डाला क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में डाल के देखिए, जब आपको टाइम मिलता है तो मैं आपको कराऊँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।